कुछ दिनों पहले ही हमारे देश ने एक और भयानक आतंकी हमला झेला। कश्मीर के पहलगाम में जब आतंकवादियों ने निर्दोष पर्यटकों को उनका धर्म पूछ करके निशाना बनाया तो पूरा देश गुस्से से भड़क उठा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद इस हमले से भी ज्यादा चिंताजनक था। अमेरिका, यूके, फ्रांस, रशिया सब ने हमदर्दी जताई, सिंपैथी वाले ट्वीट्स किए। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेने के वक्त क्या हुआ? दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था OIC, जिसके 57 देश मेंबर्स हैं, उन्होंने इस हमले के लिए उल्टा भारत को ही घेर लिया, ह्यूमन राइट्स पर लेक्चर दे डाला। OIC ने न सिर्फ सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान का समर्थन किया, बल्कि कश्मीर मुद्दे पर भी उसकी ही भाषा में बयान जारी किया। और जिसके साथ हमने दोस्ती निभाने के लिए अमेरिकन सैंक्शंस तक की परवाह नहीं की थी, वो ईरान पाकिस्तान के साथ मिलिट्री सहयोग बढ़ाने की बात करने लगा। और अमेरिका, उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों के टच में हैं और दोनों पार्टीज को रेस्पॉन्सिबल सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। Very close to India and I'm very close to Pakistan, as you know, and Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that, but they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that is. यानी आतंकवादी हमला हम पर हुआ, हमारे लोग मारे गए, लेकिन अमेरिका के लिए हम और पाकिस्तान एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन गए। तो सवाल ये है कि पिछले 10 सालों में PM मोदी के इतने फॉरेन टूर्स और उनकी हग डिप्लोमेसी और हाउडी मोदी जैसे मेगा इवेंट्स और हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बनाई गई इस विश्व गुरु की इमेज का क्या फायदा हुआ? क्योंकि जब संकट की घड़ी आई, जब हमें दुनिया के समर्थन की सख्त जरूरत थी, तो उस वक्त भारत शायद अकेला खड़ा था। Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. तो क्या PM मोदी के ग्लोबल चार्म और इनकी जादू की झप्पी का असर अब फीका पड़ रहा है? साल 2023 में G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने अपने आप को एक ग्लोबल लीडर के रूप में दिखाया था। लेकिन जब सॉफ्ट पावर इंडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भारत की रेटिंग देखी जाए तो ये पिक्चर कुछ और ही कहती है। यानी मेगा इवेंट्स और ब्रांडिंग के बावजूद दुनिया हमारी सॉफ्ट पावर को अभी भी वो ग्लोबल स्टेटस नहीं देती जिसका दावा किया जाता है। चलिए इस कड़वी सच्चाई को डेटा, डिप्लोमेसी और जमीनी हकीकत के साथ थोड़ा करीब से परखते हैं। पहलगाम हमले के बाद जो हुआ वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की एक क्रिटिकल केस स्टडी सी लगती है। आइए गोदी मीडिया का चश्मा उतार करके देखते हैं कि दुनिया ने एक्चुअली इस पर कैसे रिएक्ट किया। व्लादिमीर पुतिन ने शोक जताया है और कहा है कि जिन आतंकियों ने यह हमला किया है उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। France condemns the Pahalgam terror attack and expresses its solidarity with India. France is deeply concerned about the latest developments between India and Pakistan. President Trump will be speaking with Prime Minister Modi as soon as he possibly can to express his heartfelt condolences for those lost, and our prayers are with those injured and our nation's support for our ally India. देखने में ये सब ठीक लगता है। अब आप कहेंगे कि सभी देश भारत के साथ खड़े थे, लेकिन दोस्तों डिप्लोमेसी शब्दों का नहीं बल्कि एक्शंस का खेल होता है और एक्शंस के मामले में तस्वीर बिल्कुल अलग है। इसी हमले के बाद जब इंडिया ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद टेरर कैंप्स पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रेसिजन स्ट्राइक्स की, तो पाकिस्तान ने इसे इंडियन एग्रेशन का नाम देकर पूरी दुनिया में अपना प्रोपागेंडा शुरू कर दिया। और इस प्रोपागेंडा को सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म किसने दिया? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन यानी OIC ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने पहलगाम अटैक का जिक्र तक करना जरूरी नहीं समझा, बल्कि उल्टा इन्होंने इंडिया के सो कॉल्ड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की निंदा कर डाली और कश्मीर में ह्यूमन राइट्स पर चिंता जताने लगे। जरा सोचिए, PM मोदी ने पिछले 10 सालों में UAE और सऊदी अरबिया जैसे देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने में कितनी एनर्जी लगाई। UAE ने तो PM मोदी को अपने देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ जायद मेडल भी थमा दिया। लेकिन जब OIC में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जहर उगला तो यही सारे दोस्त देश खामोश रहे। हर बड़े टेरर अटैक के बाद इंडिया में यही मांग उठती है कि हम पाकिस्तान का पानी रोक दें, यानी इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दें। साल 2016 में उरी अटैक के बाद PM मोदी ने खुद कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। लेकिन आज 2025 में हो क्या रहा है? पाकिस्तान इस ट्रीटी को आड़े हाथ लेकर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला गया और OIC ने भी अपने रिजोल्यूशन में इंडिया से बाइलेटरल पैक्ट्स, खास करके इंडस वाटर ट्रीटी को स्ट्रिक्टली एडहेयर करने की डिमांड रखी। यानी आतंकवाद के लिए पाकिस्तान पर कोई प्रेशर नहीं, उल्टा भारत पर अंतरराष्ट्रीय प्रेशर बनाया जा रहा है।
कि हम पाकिस्तान का पानी ना रोके। इंडिया ने इस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को शराड यानी नौटंकी कहकर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन क्या इससे डिप्लोमेटिक स्टेज पर हमारी पोजीशन कमजोर नहीं दिखती? क्योंकि आइडियली इन दो देशों के पास भारत के बायलैटरल इश्यूज में टांग अड़ाने का कोई हक है ही नहीं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां चोर उल्टा कोतवाल को ही डांट रहा है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे देश की जिसे हम एक अनमोल दोस्त मानते आए हैं, ईरान। India is all set to buy 9 million barrels of Iranian oil in November despite US sanctions. ये वही देश है जिसके लिए भारत ने अमेरिका से रिश्ते दांव पर लगा दिए थे। जब अमेरिका ने ईरान पर कठोर सैंक्शंस लगाए तब भी भारत ने ईरान से तेल खरीदना जारी रखा। हमने ईरान के चाबहार पोर्ट में करोड़ों रुपयों का निवेश किया ताकि पाकिस्तान को बाईपास करके हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखें। देखा जाए तो हमने ऐसे समय में ईरान का साथ दिया जब पूरी दुनिया उसे बाइकआउट कर रही थी। ये हमारी दोस्ती की मिसाल थी, क्योंकि दोस्त की परीक्षा संकट के समय में ही होती। लेकिन पहलगाम हमले के बाद जब भारत को ईरान के समर्थन की जरूरत थी तो ईरान ने क्या किया? पिछले कुछ समय से ईरान और पाकिस्तान के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। जनवरी 2025 में ईरान के टॉप मिलिट्री जनरल ने पाकिस्तान का दौरा किया और जॉइंट मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोडक्शन यानी साथ मिल करके हथियार बनाने की बात की। इसका मतलब समझिए, जिस देश से हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं उसके साथ हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अब मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ा रहा है। ईरान OIC में भी अक्सर कश्मीर पर पाकिस्तान की भाषा में ही बोलता नजर आता है। पहलगाम हमले के बाद ईरान के प्रेसिडेंट ने PM मोदी को फोन करके अपना दुख जरूर जाहिर किया था, लेकिन उनकी हरकतें उनकी जुबान का साथ नहीं दे रही। पाकिस्तान के साथ उनका बढ़ता हुआ मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट चाबहार में किए गए हमारे करोड़ों के इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पॉलिसी पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है। हर साल हमारे और आपके टैक्स के हजारों करोड़ रुपए विदेशी सहायता यानी फॉरेन एड के रूप में दूसरे देशों को दे दिया जाता है। इसके पीछे का मकसद होता है उन देशों में गुडविल क्रिएट करना और अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाना। साल 2023 में जब टर्की में अर्थक्वेक आया तो भारत ने सबसे पहले मदद भेजी। करोड़ों रुपए की राहत सामग्री भेजी गई और भारत ने वहां पे ऑपरेशन दोस्त के जरिए सर्च एंड रेस्क्यू में टर्की की सोच से भी ज्यादा मदद की। तब टर्की ने भारत को अपना दोस्त बताया और कहा कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। और जब पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो टर्की ने पाकिस्तान को भारत पर पलटवार करने के लिए ड्रोन्स और हथियारों के सौगात से नवाजा। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। मतलब गजब का धोखा खा रहे हैं हम अपने सभी दोस्तों से। दोस्तों को पैसे भी दे रहे हैं और वो हमारे पीठ में छुरा भी भोंक रहे हैं, और हमारा ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो जीरो से भी नीचे है। आइए देखते हैं कि हमने पिछले 10 सालों में कितने पैसे दिए और बदले में हमें क्या मिला। साल 2014 से 2024 के बीच भारत ने लगभग 70,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की विदेशी सहायता दी। साल 2025-26 के बजट में भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को विदेशी सहायता के लिए 5,483 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। इसके टॉप रिसिपिएंट्स यानी लाभार्थी हमारे पड़ोसी जिसमें भूटान 2150 करोड़, नेपाल 700 करोड़, मालदीव 600 करोड़ और अफगानिस्तान 100 करोड़ रुपए लेकर के बैठा है। अब देखिए जरा इन देशों का रवैया क्या रहा है। मालदीव्स को हमने 600 करोड़ रुपए दिए, पिछले साल से भी ज्यादा, लेकिन पिछले कुछ सालों में वहाँ इंडिया आउट नाम का कैंपेन चल रहा है। उनकी सरकार ने हमारे मिलिट्री पर्सनल को देश से निकाल दिया और उनका झुकाव साफ तौर पर चाइना की तरफ है। हाँ, अभी मई 2025 में उनके फॉरेन मिनिस्टर ने पहलगाम अटैक की निंदा जरूर की। इंडिया आउट कैंपेन को खत्म करने की बात भी की जा रही है, लेकिन जमीनी सच यही है कि वहाँ एंटी इंडिया सेंटिमेंट को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। नेपाल को भारत ने 700 करोड़ रुपए की सहायता दी, लेकिन साल 2020 में नेपाल ने एक नया नक्शा जारी कर दिया जिसमें भारत का काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को उन्होंने अपना हिस्सा दिखा दिया। और इस घटिया हरकत से दोनों देशों के बीच रिश्तों में कड़वाहट भी घुल गई। इसके अलावा अफगानिस्तान में हमने पार्लियामेंट बिल्डिंग बनवाई, डैम बनवाए, स्कूल बनवाए, अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए, और आज तालिबान के आने के बाद हमारी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट जीरो हो चुकी है। हमने उन्हें इस साल भी 100 करोड़ रुपए दिए, पर हमें ये नहीं पता कि इस पैसे का कितना सदुपयोग हो रहा है। और ये सब उस दौर में हो रहा है जब भारत का पर कैपिटा डेट यानी हर नागरिक पर चढ़ने वाला उधार रिकॉर्ड तोड़ लेवल पर पहुंच चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा के ही मुताबिक साल 2024-25 में सरकार कुल 185 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज में डूबी हुई है। इस हिसाब से हर भारतीय नागरिक के ऊपर लगभग 1,30,000 रुपए का कर्ज है। वहीं जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में साल 2014 में कार्यकाल संभाला था तब ये कर्ज हर भारतीय पर लगभग 44,000 रुपए का था। यानी पिछले 10 सालों में हर नागरिक का उधार 3 गुना से भी ज्यादा हो गया है। जबकि हमें तो बताया गया था कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हर नागरिक के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में
15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। खैर, एक तरफ आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी और राशन के लिए संघर्ष कर रहा है और दूसरी तरफ सरकार टैक्स के पैसों से उन देशों को मदद दे रही है जो या तो भारत के खिलाफ वोट करते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़ा होते हैं या चाइना के सुर में सुर मिलाते नजर आते हैं। पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसी का एक मूल सिद्धांत था नेबरहुड फर्स्ट, यानी पड़ोसियों को प्राथमिकता देना। ये एक अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन 10 साल बाद पॉलिसी का रिजल्ट क्या मिला? ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास दोस्तों का नहीं बल्कि समस्याओं का एक घेरा बनता जा रहा है। हमने मालदीव्स और नेपाल की बात की, अब जरा बांग्लादेश को देखिए। वहाँ शेख हसीना की सरकार हमारे लिए फ्रेंडली थी, लेकिन उस दौरान भी जब इंडिया में CAA और NRC जैसे कानून आए तो वहाँ के मिनिस्टर्स भारत से मिलने वाले राहत पैकेज और अपनी औकात दोनों को भूल करके हमारी पॉलिसी पर खुलकर नाराजगी जताने लगे। फिलहाल वहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस का दौर है, यानी इंडिया के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट वहां भी नील बटे सन्नाटा ही है। और फिर श्रीलंका, जहां हमने चाइना के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के लिए उनके सबसे बड़े आर्थिक संकट में मदद की, लेकिन आज भी वहां हम्बनतोता पोर्ट 99 साल के लिए चाइना के पास है और उनका स्ट्रेटेजिक झुकाव भी अभी भी एक बैलेंसिंग एक्ट ही लगता है, यानी नाटक सा ही लगता है। वहीं म्यांमार में मिलिट्री ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। वहां इंस्टेबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि इसका असर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर भी पड़ रहा है। और पाकिस्तान और चाइना से हमारे रिश्ते कैसे हैं ये तो आप जानते ही हैं। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? हम लगभग अपने सभी पड़ोसी के साथ या तो किसी विवाद में हैं या तनाव में। हमारा प्रभाव जिसे साउथ एशिया में सबसे ज्यादा होना चाहिए था वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो इंटरप्रिटेशन है, यानी जिसकी जैसी सोच। इसलिए आइए अब सीधा डेटा के बेसिस पर बात करते हैं। हर साल कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं अलग अलग पैमानों पर देशों को रैंक करती हैं। ये रैंक्स किसी देश की ग्लोबल इमेज और उसकी जमीनी सच्चाई का आईना होती है। चलिए देखते हैं कि साल 2014 यानी कांग्रेस मुक्त भारत के 10 सालों बाद आज हमारे देश का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अब चूंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो सबसे पहले डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। ये इंडेक्स द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU पब्लिश करता है और बताता है कि किसी देश में लोकतंत्र कितना मजबूत है। साल 2014 में इंडिया का रैंक था 27। हम एक फ्लॉड डेमोक्रेसी थे लेकिन स्कोर अच्छा था। फ्लॉड डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि देश में लोकतंत्र तो है लेकिन वहाँ कुछ मूलभूत कमियां भी हैं, जैसे बायस्ड मीडिया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, करप्शन और जनता का सरकार पर अविश्वास। खैर, साल 2024 में ये रिपोर्ट बताती है कि इंडिया 27 से गिरकर 41वें नंबर पर चला गया है। हम अभी भी फ्लॉड डेमोक्रेसी हैं लेकिन हमारा स्कोर लगातार गिरा है। नागरिकों की स्वतंत्रता और पॉलिटिकल कल्चर जैसे पैमानों पर हमारी परफॉर्मेंस पहले से कमजोर हुई है। दूसरा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF जैसी संस्था पब्लिश करती है। ये बताता है कि किसी देश में मीडिया कितनी आजाद है, यानी आप जो खबर देख रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। साल 2014 में हमारा रैंक 140 था, वहीं साल 2025 में इंडिया का रैंक और नीचे गिरकर 151 हो चुका है, जबकि हमारे पड़ोसी देश जैसे नेपाल 90 नंबर पे है और श्रीलंका 139 पायदान पर है, यानी हमसे बेहतर स्थिति में। RSF कहता है कि इंडिया में जर्नलिस्ट्स के लिए माहौल वेरी सीरियस यानी खतरनाक है। खैर, तीसरा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये इंडेक्स किसी देश में भूखमरी की स्थिति बताता है। साल 2014 में इंडिया का रैंक 55 था, वहीं साल 2023 की लेटेस्ट रिपोर्ट में हमारा रैंक गिरकर 111 हो चुका है, यानी 125 देशों में भूखमरी की रैंकिंग में हम नीचे से टॉप कर रहे हैं। हमारे कंगाल पड़ोसी यानी पाकिस्तान 102 रैंक पर है, यानी हमसे बेहतर स्थिति में है। तो वहीं बांग्लादेश 81 नंबर पर और नेपाल 69 नंबर पर हमसे बहुत बेहतर स्थिति में है। इसके अलावा हमारी चाइल्ड वेस्टिंग रेट यानी बच्चों में उनके हाइट के हिसाब से कम वजन होने की समस्या में हम एक्चुअली नीचे से फर्स्ट कर रहे हैं। खैर, चौथा है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। इसे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जारी करता है जो कानून के शासन को नापता है। साल 2024 की रिपोर्ट में इंडिया का ओवरऑल रैंक 79 है, लेकिन जब बात आती है फंडामेंटल राइट्स की तो हमारा रैंक 142 देशों में 102 नंबर पर है। एक और प्रमुख इंडेक्स है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, जो दिखाता है कि किसी देश के पासपोर्ट होल्डर को कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री या ऑन अराइवल वीजा एंट्री जैसी सुविधाएं मिलती हैं। साल 2025 में भारत का रैंक 82 नंबर पर है और भारतीय पासपोर्ट होल्डर जो हैं 58 देशों में इस तरह से एंट्री ले सकते हैं, जबकि साल 2014 में भारत का रैंक 76 था, यानी पिछले 10 सालों में हमारा ग्लोबल मोबिलिटी स्कोर और ज्यादा गिर गया है। वहीं जिस जापान को हम GDP में पछाड़ने की बात करते हैं, उसी जापान के नागरिक दुनिया के 190 देशों में वीजा फ्री एंट्री या ऑन अराइवल वीजा के साथ एंट्री ले सकते हैं। यानी विश्व गुरु का सपना आम भारतीय की ट्रैवल फ्रीडम में कन्वर्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, ग्लोबल प्रेस्टीज सिर्फ भाषण से नहीं, नागरिकों के ग्लोबल स्टेटस से भी नापा जाता है। In 2024, Indians lost 664 crore rupees in visa rejections.
और ये नंबर्स झूठ नहीं बोलते। ये दिखाते हैं कि पिछले एक दशक में भले ही हमारी इकोनॉमी का साइज बढ़ गया हो, लेकिन ग्लोबल परसेप्शन एक जरूरी पैमाना है जिस पर हमारा परफॉर्मेंस लगातार कमजोर होता जा रहा है। और जब आपकी डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स कमजोर हो जाती हैं तो दुनिया का आप पर से विश्वास भी कमजोर हो जाता है, जिसका असर दिखना लाजमी है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि पहले की सरकारों ने क्या किया। हो सकता है कि पिछले 70 सालों में पिछली सरकारों ने कुछ काम ही ना किया हो, जिसकी भरपाई आज मोदी जी को करनी पड़ रही है। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और वैलिड भी है, लेकिन इसका जवाब समझने के लिए हमें प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल से कंपेयर करना होगा। हालांकि आज बात फॉरेन पॉलिसी की हो रही है, तो चलिए इसके बेसिस पर दोनों को एक साथ देखते हैं। प्यारे देशवासियों, 10 साल पहले इस जिम्मेदारी को संभालते वक्त मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निश्चय किया था। चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? डॉक्टर मनमोहन सिंह की कूटनीति को क्वाइट डिप्लोमेसी कहा जाता था। वो मेगा इवेंट्स नहीं करते थे, ना ही वो ज्यादा बोलते थे, लेकिन उनके काम बोलते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत और अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर डील। ये वो डील थी जिसने भारत को 34 साल के न्यूक्लियर एग्जाइल से बाहर निकाला था। भारत जो एनपीटी पर साइन करने की वजह से ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रेड से बाहर था, उसे इस डील ने दुनिया के न्यूक्लियर क्लब में स्पेशल एंट्री दिलवा दी। इसके लिए मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार तक दांव पर लगा दी थी, लेकिन वो झुके नहीं। ये एक ऐतिहासिक डिप्लोमेटिक जीत थी दोस्तों, जिसका फायदा भारत को आज तक मिल रहा है। अब याद कीजिए वो 26/11 मुंबई का हमला, उस वक्त भी देश में गुस्सा था, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने जोश में होश नहीं खोया। उन्होंने मिलिट्री एक्शन की बजाय जबरदस्त कूटनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने पाकिस्तान पर इतना ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर बनाया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जमात-उद-दवा, जो एलटी का फ्रंट है, उसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। हाफिज सईद को ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया गया और पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया, वो भी बिना एक गोली चलाए हुए। अब इसकी तुलना आज से करके देखिए। पीएम मोदी की कूटनीति को लाउड डिप्लोमेसी कहा जाता है। मेगा इवेंट्स, ग्रैंड स्पीचेस और पर्सनल ब्रांडिंग पर फोकस। शुरुआत में इसके अच्छे रिजल्ट्स भी दिखे, लेकिन अब जैसा कि हमने देखा, ये पीआर ड्रिवन अप्रोच जमीनी हकीकत में कन्वर्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए उनके इलेक्शन में रैली की गई, उन्हें इंडिया में भी कैंपेन करने के लिए महामंच दिया गया, और जब इंडिया ने आत्मरक्षा में ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया तो ट्रंप उसे शर्मनाक बताने लगे। और उसके बाद से कभी वो पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आते हैं, तो कभी पाकिस्तानी आर्मी चीफ को दावत देते हुए नजर आते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर बुधवार को लंच की टेबल पर एक साथ थे। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने ये दावत आभार जताने के लिए दी थी। बंद कमरे में दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इस पर कोई खास जानकारी नहीं है। जहां मनमोहन सिंह ने चुप रहकर अमेरिका से न्यूक्लियर डील साइन करवा ली, वही अमेरिका आज हमें पाकिस्तान के साथ रिस्पॉन्सिबल सोल्यूशन ढूंढने की सलाह दे रहा है। जहां मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में कूटनीतिक तौर पर अलग थलग करके रख दिया, वहीं आज OIC जैसे संगठन पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। फर्क साफ है, किसी के लिए रिजल्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो किसी के लिए दिखावा। ये बात समझना जरूरी है कि डिप्लोमेसी व्यक्तिगत आकर्षण से नहीं बल्कि नेशनल इंटरेस्ट से चलती है, और नेशनल इंटरेस्ट के पैमानों पर तस्वीर चिंताजनक है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमें अपने ही पड़ोस में अकेला कर रही है। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद रुकी हुई है। हमारा कनेक्ट सेंट्रल एशिया का सपना अफगानिस्तान में तालिबान के आने से टूट गया, और हमारा विश्व गुरु बनने का सपना ग्लोबल इंडेक्सेस के आईने में धुंधला नजर आता है। विश्व गुरु का एक और बड़ा सपना था भारत का यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना, लेकिन पिछले 10 साल में इस मामले में सिर्फ भाषण ही सुनने को मिले। Prime Minister Modi will be raising the issue of India's permanent membership at the United Nations Security Council as indeed a reform of the overall United Nations. It's India's big UNSC push as Prime Minister gets ready to host the G4 summit on the sidelines. अमेरिका, रशिया और फ्रांस जैसे देश सपोर्ट करने की बात तो करते हैं, लेकिन यूएनएससी का रिफॉर्म आज भी कल्पना ही बना हुआ है। ये एक मिसाल है कि फॉरेन पॉलिसी में प्रोमिसेस और ग्राउंड रियलिटी में कितना ज्यादा फर्क होता है। एक लीडर जो ब्रांड बिल्डिंग में माहिर हो, वो देश के लिए एक एसेट हो सकता है, लेकिन जब वही ब्रांड देश की जमीनी हकीकत से बड़ा हो जाए तो स्थिति चिंताजनक हो जाती है। जब पीआर पॉलिसी पर हावी होने लगे तो ऐसी ही स्थिति पैदा होती है जैसी हम आज देख रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि मोदी जी में चार्म है या नहीं, असली सवाल ये है कि उनका चार्म देश हित में कितना काम आ रहा है।
हालांकि ये वीडियो किसी की आलोचना करने के लिए नहीं है दोस्तों, बल्कि देश के सामने एक आईना रखने के लिए है। इन सवालों को पूछना जरूरी है, क्योंकि अगर हम सही सवाल नहीं पूछेंगे तो हमें सही जवाब कभी नहीं मिलेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में हम आत्मनिर्भर होने की जगह आत्ममुग्ध हो चुके हैं? कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अगर आपको लगता है कि आपके टैक्स के पैसों के उपयोग से जुड़े ये फैक्ट्स, ये सवाल देश के हर नागरिक तक पहुंचने चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और सच को सामने लाने में मेरी मदद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक और आई ओपनिंग टॉपिक पर होगी बात। जय हिंद।